नमस्ते और स्वागत है आप सबका। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद आप कहें तो थोड़े अजीब विषय पर बात करने जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये जो विचार है ना कि हमारी भावनाएं, हमारे विश्वास, ये हमारी हकीकत को, हमारी रियलिटी को कैसे आकार दे सकते हैं। मतलब क्या ये सच में हो सकता है? हाँ, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि ध्यान और प्रार्थना जैसी जो पूरी तरह से अंदरूनी चीजें हैं, वो बाहर की दुनिया में असली नतीजे ला सकती हैं? हमारे पास आज कुछ बहुत ही दमदार और सच्ची कहानियां हैं जो इसी सवाल की गहराई में उतरती हैं। तो चलिए इस परत को खोलते हैं। बिल्कुल। और अच्छी बात यह है कि ये कोई जादू टोना नहीं है जैसा अक्सर लोगों को लगता है। हाँ, यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। इसे आप एक तरह की कह सकते हैं मानसिक और भावनात्मक ट्रेनिंग। जब हम बार बार किसी भावना को महसूस करते हैं तो हम अपने दिमाग के जो न्यूरल पाथवेज हैं उनको बदल रहे होते हैं। इससे हमारा जो अवचेतन मन है वो उस हकीकत को ढूंढने और बनाने के लिए एक तरह से प्रोग्राम हो जाता है। अच्छा। इसका मूल सिद्धांत बहुत सरल है। एहसास ही रहस्य है। ब्रह्मांड हमारी बातों या हमारे मांगने के तरीके पर नहीं, बल्कि हमारी भावनात्मक फ्रीक्वेंसी, हमारी तरंगों पर प्रतिक्रिया करता है। आज हम यही समझेंगे कि ये असल में काम कैसे करता है। अच्छा, तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ एक भावना असल में काम कैसे करती है। मतलब ये सुनने में थोड़ा जादू जैसा लगता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? सिर्फ अच्छा महसूस करने से चीजें कैसे बदल सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका तरीका सुनने में बड़ा गहरा लगेगा, पर है बहुत सीधा साधा। इसकी शुरुआत होती है खुद को शांत करने से और एक तरह से अपने अंदर की शक्ति से जुड़ने से। ये एक चैनल बनाता है। ठीक है। फिर 3 मुख्य कदम हैं। पहला है कल्पना करना। आप जो भविष्य चाहते हैं उसे पूरे विस्तार से देखना। सिर्फ एक धुंधली तस्वीर नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर छोटी से छोटी चीज, वहां कौन है, आप क्या पहने हुए हैं, हवा में कैसी खुशबू है। दूसरा और ये सबसे जरूरी कदम है उसे महसूस करना। महसूस करना? हाँ, उस मनचाहे परिणाम की भावना को पूरी तरह से अपनाना। अगर वो सफलता है तो उस सफलता का एहसास कैसा होता है? क्या वो सीने में गर्व की भावना है या एक गहरी शांति? उस भावना को अपने शरीर के मतलब हर कोशिका में महसूस करना होता है। और तीसरा कदम? तीसरा कदम है उस भावना के साथ सांस लेना। हर सांस के साथ उस एहसास को और गहरा होने देना। और हर सांस छोड़ने के साथ उन सभी शंकाओं और डरों को बाहर निकालना जो आपको रोक रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 कदम हो गए। कल्पना करना, महसूस करना और सांस लेना। ये बहुत ही आंतरिक प्रक्रिया लगती है, लेकिन ये असल दुनिया के कामों से कैसे जुड़ती है? क्योंकि आखिर में तो हमें काम तो करना ही पड़ेगा ना, है ना? बिल्कुल। और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि ये सिर्फ सोफे पर बैठकर सोचने के बारे में है। हाँ, वही तो। लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपके व्यवहार को अंदर से बदलता है, अक्सर बिना आपको पता चले। मेरे पास इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, रिया नाम की एक कॉलेज छात्रा का। अच्छा। रिया पढ़ाई में मतलब ठीक ठाक थी, औसत थी, और उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। उसने एक नोटबुक में बस एक लाइन लिखी। क्या? मैं एक शांतिपूर्ण सफल जीवन जी रही हूँ और मुझे खुद पर गर्व है। बस एक लाइन, और फिर क्या हुआ? हाँ, बस वही एक लाइन। वो हर रात सोने से पहले उसे पढ़ती थी और उस पर गर्व करने की भावना को महसूस करने की कोशिश करती थी, भले ही सिर्फ 1 मिनट के लिए। शुरू में तो कुछ नहीं बदला, उसे लगा ये सब बेकार है। लेकिन हफ्तों बाद उसने खुद में छोटे छोटे बदलाव नोटिस किए। जैसे कि? वो क्लास में ज्यादा ध्यान देने लगी, उसने खुद से ज्यादा प्यार से बात करना शुरू कर दिया। वो मैं ये नहीं कर सकती जैसी बातें वो कम बोलने लगी। ये सब अवचेतन रूप से हो रहा था। और इसका नतीजा? नतीजा ये हुआ कि लगभग 1 साल बाद उसे अपनी यूनिवर्सिटी से एक ऐसी स्कॉलरशिप मिली जिसके लिए उसने अप्लाई भी नहीं किया था। बिना अप्लाई किए? हाँ, उसके सुधरे हुए ग्रेड्स की वजह से उसे चुना गया। यही वो पुल है जो आंतरिक अभ्यास को बाहरी क्रिया से जोड़ता है। उसकी भावना ने उसके व्यवहार को बदला और व्यवहार ने उसकी हकीकत को। बिल्कुल। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन मैं उस इंसान के बारे में सोच रहा हूं जो वाकई फंसा हुआ महसूस कर रहा है। मान लीजिए कोई महीनों से बेरोजगार है, हर तरफ से निराशा मिल रही है। उसके लिए सिर्फ अच्छा महसूस करना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा? ये एक तरह से खुद को धोखा देने जैसा नहीं लगेगा? ये एक बहुत ही जायज सवाल है
और इसका जवाब अमित की कहानी में है। बताइए। अमित 6 महीने से बेरोजगार था। उसके सारे पैसे खत्म हो रहे थे, रिश्तेदार ताने मार रहे थे और हर सुबह वो एक डर के साथ उठता था। इस हालत में नौकरी मिलने की खुशी नामुमकिन है। उसने नौकरी खोजने के बजाय नौकरी होने के अनुभव को महसूस करना शुरू कर दिया। 1 मिनट, इसका क्या मतलब है, नौकरी होने का अनुभव? मतलब उसने कल्पना की कि वो सुबह उठकर तैयार हो रहा है, अपने लैपटॉप पर काम कर रहा है, सहकर्मियों के साथ लंच कर रहा है। अच्छा। उसने अपने फोन में महीने की पहली तारीख का एक अलार्म लगाया जिसका नाम था सैलरी आ गई। अरे वाह। जब भी वो अलार्म बजता, वो बस एक पल के लिए उस राहत और सुरक्षा की भावना को महसूस करता था। वो जोर से कहता भी था, मेरी अच्छी नौकरी के लिए धन्यवाद। ये तो बहुत अटपटा लगता होगा शुरू में। हाँ, अटपटा था, लेकिन वो करता रहा। और इसका नतीजा? मुझे थोड़ा शक हो रहा है, सच कहूं तो। नतीजा हैरान करने वाला था। 2 महीने बाद एक स्टार्टअप ने उससे संपर्क किया, लेकिन उस नौकरी के लिए नहीं जिसके लिए उसने अप्लाई किया था। इंटरव्यू के दौरान कंपनी के फाउंडर को उसकी बातों में कुछ ऐसा दिखा कि उन्होंने उसके लिए क्या? कौशल से पूरी तरह मेल खाती थी। रुकिए, कंपनी ने उसके लिए एक नई भूमिका बनाई। ये तो बहुत अविश्वसनीय लगता है। क्या ये सिर्फ किस्मत या एक संयोग की बात नहीं थी? हम कैसे कह सकते हैं कि ये उसके महसूस करने की वजह से हुआ? बिल्कुल, इसे किस्मत कहा जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहाँ सबक यह है, कभी कभी ब्रह्मांड आपको वह नहीं देता जो मौजूद है, वो आपके लिए कुछ नया बनाता है। हमारा काम सिर्फ एहसास पर ध्यान केंद्रित करना है, कैसे होगा ये सोचना हमारा काम नहीं है। एक और कहानी उस माँ की है जो एक छोटा सा घर खरीदना चाहती थी, पर आर्थिक रूप से ये संभव ही नहीं था। बैंक लोन देने को तैयार नहीं थे। ठीक है। उसने क्या किया? उसने हर रात सोने से पहले कल्पना की कि वो अपनी नई रसोई में खाना बना रही है और लिविंग रूम से बच्चों के हंसने की आवाज आ रही है। उसने बस इस एहसास को जिया। और फिर? महीनों तक कुछ नहीं हुआ। महीनों तक कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन फिर अप्रत्याशित रूप से एक पुरानी सरकारी योजना फिर से शुरू हो गई। अच्छा। नियमों में एक छोटा सा बदलाव हुआ जिससे वो योग्य हो गई और उसी हफ्ते ब्याज दरें भी थोड़ी गिर गईं। ये तो 3 अलग-अलग चीजें हैं। हाँ, 3 छोटी असंबंधित चीजें जिन्होंने मिलकर उसके लिए रास्ता बना दिया। 1 साल के अंदर वो उस घर में थी। वाह। तो बात वही है, कैसे होगा ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम सिर्फ उस एहसास के साथ जुड़ना है। ठीक है। ये कैसे होगा कि चिंता छोड़ देने वाली बात मुझे थोड़ा उलझा रही है। एक तरफ हमें तीव्रता से ध्यान केंद्रित करने और महसूस करने के लिए कहा जाता है और दूसरी तरफ जाने दो या समर्पण करने के लिए। हाँ, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे काम करती हैं? ये तो एक विरोधाभास लगता है। सही कहा, ये एक विरोधाभास लगता है और यही इस प्रक्रिया का सबसे मुश्किल लेकिन जरूरी हिस्सा है। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कैसे होगा कि चिंता छोड़ देना। आप बीज बोते हैं, उसे पानी देते हैं, यानी इरादा तय करते हैं और भावना महसूस करते हैं, लेकिन फिर आप रोज रोज जमीन खोद कर नहीं देखते कि वो उगा या नहीं। अच्छा उदाहरण है। आप भरोसा करते हैं कि प्रक्रिया काम कर रही है। जब आप उस भविष्य की भावना को गहराई से महसूस कर लेते हैं तो आपको उसे छोड़ना पड़ता है। ये विश्वास करना होता है कि आपकी मंशा एक उच्च शक्ति तक पहुंच गई है। यह सह-निर्माण है। आप अपना हिस्सा करते हैं और फिर आप ब्रह्मांड को अपना काम करने देते हैं। बिल्कुल। ईमानदारी से कहूं तो जाने दो वाला हिस्सा मेरे लिए सबसे मुश्किल है। आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं और फिर आपसे कहा जाता है कि उसके बारे में सोचना बंद कर दो। ये तो उल्टा लगता है। बिल्कुल। सारा की कहानी शायद इसे समझने में मदद करे। बताइए। वो एक अच्छे रिश्ते के लिए बेताब थी। उसकी सारी ऊर्जा और ध्यान इसी बात पर था कि मैं अकेली क्यों हूँ। वो डेटिंग एप्स पर घंटों बिताती, हर मिलने वाले इंसान में अपना भविष्य तलाशती। लेकिन जब उसने अपना ध्यान बदला और खुद को संपूर्ण और खुश महसूस कराने पर काम करना शुरू किया, चाहे वो अकेली हो या ना हो। हाँ, चाहे वो अकेली हो या ना हो, तो कुछ ही महीनों में वो एक कॉन्सर्ट में किसी से मिली जब वो उसे ढूंढ भी नहीं रही थी। यही सबक है, पीछा करना कमी पैदा करता है, संरेखण आकर्षित करता है। ये बहुत गहरी बात है। जब आप किसी चीज के लिए बेताब होते हैं तो आप ब्रह्मांड को मेरे पास ये नहीं है का एक शक्तिशाली संकेत भेज रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी कम परवाह करो उतनी जल्दी चीजें होती हैं। एक तरह से हाँ। नेहा के पार्किंग स्पॉट का प्रयोग यही दिखाता है। हाँ, पार्किंग स्पॉट। हाँ, वो काम के लिए लेट हो रही थी, ट्रैफिक में फंसी थी
और उसे पता था कि ऑफिस के पास पार्किंग मिलना नामुमकिन है। उसने मजाक में और बिना किसी उम्मीद के कहा, ठीक है यूनिवर्स, अगर सुन रहे हो तो ऑफिस के ठीक सामने एक पार्किंग स्पॉट दे दो। मतलब कोई डेस्परेशन नहीं थी। कोई हताशा, कोई प्रतिरोध नहीं था। इच्छा बहुत हल्की और चंचल थी। जैसे ही वो ऑफिस के पास पहुंची, एक गाड़ी ठीक उसके सामने से पार्किंग से निकली। कमाल है। ये इतनी जल्दी इसलिए हुआ क्योंकि उसमें कोई जिद, कोई बेताबी नहीं थी। तो क्या ये सिर्फ नई चीजें पाने के बारे में है, या ये उन चुनौतियों पर भी लागू हो सकता है जो हमारे जीवन में पहले से ही मौजूद हैं, जैसे स्वास्थ्य या एंग्जाइटी? ये निश्चित रूप से हर चीज पर लागू होता है। असल में ये हमारी परिस्थितियों के साथ हमारे रिश्ते को बदलने के बारे में है। मीरा की कहानी को देखिए, जो सालों से एंग्जाइटी यानी चिंता की बीमारी से जूझ रही थी। दवाओं से मदद मिलती थी, लेकिन मन की शांति हमेशा दूर रहती थी। उसने एक सरल अभ्यास शुरू किया। हर सुबह वो खुद से कहती, मैं आज शांति चुनती हूँ। बस इतना ही? और रात में सोने से पहले वो खुद को मुस्कुराते हुए तनाव मुक्त और आजाद महसूस करती। इसके साथ उसने आभार जोड़ा, मेरे शांत और स्वस्थ दिमाग के लिए धन्यवाद। और क्या इससे उसकी एंग्जाइटी चली गई? जादुई रूप से नहीं, लेकिन महीनों बाद उसने महसूस किया कि उसके एंग्जाइटी के एपिसोड्स बहुत कम हो गए थे। जीवन में चुनौतियां भी थीं, लेकिन अब वो उन पर हावी नहीं होती थी। बिल्कुल। अब वो चुनौतियों का सामना डर से नहीं, बल्कि एक आंतरिक शांति के साथ करती थी। सबक ये है, प्रकटीकरण समस्याओं को नहीं हटाता है, ये बदलता है कि आप कितनी शक्ति से उनका सामना करते हैं। और उस लेखक के बारे में क्या, जिसे 26 प्रकाशकों ने अस्वीकार कर दिया था? उसने तो वास्तविकता से मुंह नहीं मोड़ा। उसे तो हर दिन रिजेक्शन लेटर मिल रहे थे। बिल्कुल नहीं। उसने इसके बावजूद दृढ़ता दिखाई। हर रिजेक्शन लेटर दुख देता था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसने अपनी दीवार पर एक नोट चिपका रखा था। क्या लिखा था उस पर? मेरी किताब लाखों लोगों की मदद करती है और दुनिया भर के बुक स्टोर्स में है। वो लगातार अपनी किताब को सुधारता रहा और कल्पना करता रहा कि पाठक उसकी किताब को हाथों में लिए हुए हैं, उसके शब्दों से प्रेरित हो रहे हैं। और सालों बाद 27वें प्रकाशक ने उसकी किताब छापी और वो बेस्ट सेलर बन गई। ये एक बहुत शक्तिशाली बिंदु है। प्रकटीकरण वास्तविकता से इनकार नहीं है, ये इसके बावजूद दृढ़ता है। ये बाहरी तूफानों के दौरान एक आंतरिक लंगर की तरह है। ये बहुत दमदार है। और स्वास्थ्य के बारे में भी एक कहानी थी, है ना? हाँ, एक व्यक्ति जिसकी एक बड़ी सर्जरी हुई थी। डॉक्टरों ने कहा था कि पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम 12 महीने लगेंगे। अच्छा। उसने चिकित्सा सलाह का पूरा पालन किया, दवाइयां लीं, फिजियोथेरेपी की, लेकिन साथ में उसने हर दिन 10 मिनट कल्पना की कि उसका शरीर खुद की मरम्मत कर रहा है, कोशिकाएं जुड़ रही हैं। वो धीरे से कहता था, मेरा शरीर जानता है कि कैसे ठीक होना है। और वो कितने जल्दी ठीक हो गया? वो 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो गया। डॉक्टरों को भी हैरानी हुई। वाह! यहाँ सबक है, विश्वास दवा की जगह नहीं लेता, ये उसे कई गुना बढ़ा देता है। ठीक है, ये सब बहुत आकर्षक है, लेकिन जो कोई अभी सुन रहा है उसके लिए ये सब थोड़ा भारी हो सकता है। वो कहाँ से शुरू करे? आज वो ऐसा क्या पहला व्यावहारिक कदम उठा सकता है? सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। ये एक दिन का काम नहीं है। ये भविष्य की भावनाओं को अपने शरीर में स्थापित करने जैसा है, जैसे आप कोई नई आदत डाल रहे हों। और इसकी शुरुआत छोटे दैनिक कार्यों से होती है। कैसे? खुद से एक सवाल पूछें, मेरा भविष्य का स्व कैसा महसूस करता है? अगर जवाब है आनंदित, तो आज आप थोड़ा सा आनंद महसूस करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या 5 मिनट अपना पसंदीदा गाना सुन सकते हैं? अच्छा। अगर जवाब है रचनात्मक, तो क्या आप आज 10 मिनट के लिए कुछ बना सकते हैं? ये उस भविष्य की ऊर्जा को आज अभी अपनी जीवन में आमंत्रित करने के बारे में है। तो ये भविष्य के लिए जीने के बारे में नहीं है, बल्कि उस भविष्य की ऊर्जा को वर्तमान में लाने के बारे में है। बिल्कुल। राहुल ने यही किया था। उसने भविष्य के लिए एक पत्र लिखा। एक पत्र? हाँ, उसने 5 साल आगे की तारीख डालकर अपने आदर्श जीवन का विस्तार से वर्णन किया। वो किस शहर में रहता है, उसे क्या काम पसंद है, उसके आसपास कैसे लोग हैं। फिर वो उस पत्र को रखकर भूल गया। और 5 साल बाद? 5 साल बाद घर बदलते समय उसे वो पत्र मिला। उसने पाया कि उसमें लिखी 80% बातें सच हो चुकी थीं। सच में? हाँ,
जादुई रूप से नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से, कदम दर कदम। उस पत्र ने उसके लिए एक स्पष्ट इरादा तय कर दिया था। और एक स्पष्ट इरादा जीवन के लिए एक जीपीएस की तरह है। बिल्कुल। ये अवचेतन रूप से आपके छोटे बड़े निर्णयों का मार्गदर्शन करता है। और प्रक्रिया पर भरोसा करना भी जरूरी है ना? भले ही चीजें वैसी ना हो जैसी हमने सोची थी। ये बहुत जरूरी है। उस महिला की कहानी याद करें जिसकी ट्रेन छूट गई थी। हाँ। वो एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जा रही थी और ट्रेन छूटने पर बहुत गुस्से में थी। उसे लगा उसका दिन बर्बाद हो गया, लेकिन स्टेशन के कैफे में अगली ट्रेन का इंतजार करते हुए उसकी मुलाकात एक पुराने दोस्त से हुई, जिसने उसे नौकरी का एक ऐसा अवसर दिया जिसने उसका पूरा करियर ही बदल दिया। अच्छा। बाद में उसने कहा, मैंने तरक्की मांगी थी, ये नहीं बताया था कि रास्ता कैसा हो। सबक ये है, कभी कभी प्रकटीकरण शुरुआत में इनाम जैसा नहीं, बल्कि एक देरी या रुकावट जैसा दिखता है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटना हो तो हमने ये समझा कि कैसे एहसास ही असली कुंजी है, कैसे जाने देना ध्यान केंद्रित करने जितना ही महत्वपूर्ण है। और यह प्रक्रिया समस्याओं से भागने के बारे में नहीं है, बल्कि एक अलग आंतरिक शक्ति के साथ उनका सामना करने के बारे में। सही कहा। हमने इसे करियर, रिश्तों, स्वास्थ्य और यहाँ तक कि पार्किंग की जगह जैसी छोटी छोटी कहानियों में भी देखा। बिल्कुल। इन सभी कहानियों को जोड़ने वाला धागा एक ही है, अपना ध्यान मेरे पास क्या नहीं है कि बाहरी कमी से हटाकर मैं कैसा महसूस करना चाहता हूं कि आंतरिक साधना की ओर ले जाना। और आभार यानी शुक्रगुजारी यहाँ एक शक्तिशाली त्वरक का काम करती है। आभार कैसे? जो आने वाला है उसके लिए पहले से ही आभारी होना, जैसे कि वो पहले से ही यहाँ है। आपके शरीर और मन को उस वास्तविकता के साथ पूरी तरह से संरेखित कर देता है। जब आप उस चीज के लिए धन्यवाद देते हैं जो अभी तक भौतिक रूप में नहीं आई है, तो आप अपने शरीर को संकेत देते हैं कि ये संभव है, ये हो रहा है। बहुत खूब। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अंत में विचार करने के लिए एक बात, हमने भविष्य की भावना को वर्तमान में लाने पर चर्चा की है। हाँ। क्या होगा अगर हम इसे उलट दें? मतलब? आपके वर्तमान जीवन की कौन सी एक भावना है, भले ही वो एक कप चाय की गर्माहट हो या शांति का एक छोटा सा पल, जिसे आप अपने भविष्य की आधारशिला बनाना चाहेंगे? क्या होता है जब हम भविष्य का निर्माण उस चीज की इच्छा से नहीं करते जो हमारे पास नहीं है, बल्कि उस चीज के प्रति कृतज्ञता से करते हैं जो हमारे पास पहले से मौजूद है?